Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and we were doing BGC 103 block 2 and today we are going to start unit 2 of this block which is the binding mind summary and analysis. So now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 3 topics and today we are going to cover the first one and the part 1 of the second topic. Introduction. The Binding Mind was published in 1992. It is Sashi Deshpande's sixth novel. तो Binding Mind जो है वो 1992 में published हुई थी. And as we know कि ये जो novel है उसकी writer कौन है? Sashi Deshpande. और The Binding Mind इनकी sixth novel है. Now, The Binding Mind has a broad base in that it merges three stories into one to achieve an integrated pattern. अब देखो बाइंडिंग माइंड जो है इसकी में 3 स्टोरीज हमें देखने को मिलती है और ये इंटीग्रेटेड पैटर्न में है. The binding mind is divided into 4 parts of almost equal length. The past and present so overlap in each part that it is not possible to ascertain whose story is told in a particular section. तो देखो बाइंडिंग माइंड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इक्वल लेंथ में है. बट अगर हमारे इग्नू के बुक में अगर देखोगे तो पार्ट 3 और 4 मुझे थोड़े से छोटे लगे पार्ट 1 और 2 से. और इसमें क्या है, इस नोवेल में हमें पास्ट और प्रेजेंट जो है ओवरलैप करते हुए दिखता है. कभी पास्ट की बात होने लगती है प्रेजेंट में चलते चलते, कभी वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं. तो हर एक पार्ट में जो है किसकी स्टोरी बताई जा रही है वो हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर सेक्शन इस पर्टिकुलर पार्ट के पर्टिकुलर सेक्शन में इस कैरेक्टर की स्टोरी बताई जा रही है, उर्मी की स्टोरी बताई जा रही है या फिर मीरा की स्टोरी बताई जा रही है. आप इसे नहीं बता सकते. सो बस यही है कि ये जो नोवेल है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. सो बस आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा पाऊँ. Roughly, part 1 focuses on Urmi's grief, part 2 is partly about Kalpana and partly about Meera. Part 3 reverts again to Urmi and part 4 offers some sort of respite as slowly the knots open up. अब देखो अगर हम लोग रफली बात करें तो पार्ट 1 जो है वो उर्मी के ग्रीफ से फोकस करता है और पार्ट 2 जो है वो कल्पना जो है एक मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. अगर आप आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा. तो कल्पना के बारे में बात हो रही है. फिर हम लोग अगर पार्ट 3 की बात करें तो हमें उर्मी के बारे में फिर से देखने को मिलता है. पार्ट 4 में फिर और भी चीजें देखने को मिलती है. तो यही है. अभी आप आगे के कैरेक्टर्स के बारे में जानोगे तो पता चलेगा कि क्या कैसे कैसे हर एक पार्ट में दिया गया है. जैसे पार्ट 2 में जो है 2 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, कल्पना और मीरा. मीरा कौन है? तो मीरा उर्मी की मदर इन लॉ है बट इनका डेथ हो जाता है. तो इनकी एक स्टेप मदर इन लॉ होती है जिनका नेम है आका. तो आप आगे जाके इनके बारे में जानोगे ये चीजें क्लियर होगी. तो आप वापस से यहाँ पे आना और ये लाइन पढ़ोगे then you will get to know about these all things. अब हम लोग पार्ट 1 को जानने से पहले कैरेक्टर्स जान लेते हैं क्योंकि अगर कैरेक्टर्स क्लियर होंगे तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा. तो उर्मी कौन है? उर्मी हमारे इस नोवेल की प्रोटैगोनिस्ट है. हमें उर्मी के फादर देखने को मिलते हैं. वैसे अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें तो इनके उर्मी के फादर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है. और उर्मी की मदर का नेम होता है इन्नी. एक्चुअल में जो उर्मी की मदर है उनका नेम होता है यामिनी बट उन्हें सब इन्नी कहते हैं. उर्मी के ब्रदर है जिसका नेम है अमृत. ग्रैंड मदर है बायाजी और उर्मी के ग्रैंडफादर है आजू. मतलब इनको बोला गया है इस तरह से नोवेल में. बायाजी का मतलब होता है ग्रैंड मदर एंड आजू ग्रैंडफादर. और उर्मी के हस्बैंड है उनका नेम है किशोर एंड उर्मी का सन है कार्तिक एंड डॉटर है अनु. तो अनु की जो है वो डेथ हो चुकी है. तो जो हमें फर्स्ट पार्ट दिखाया जाएगा उसमें हमें उर्मी का जो है ग्रीफ दिखाया जाता है. क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उसकी जो डॉटर है अनुषा जिसे हम लोग इस नोवेल में अनु नाम से जानेंगे उसका डेथ हो जाता है. और भी कैरेक्टर्स है जैसे कि मीरा, जैसा मैंने बताया कि ये उर्मी की मदर इन लॉ है जिनकी डेथ हो चुकी है. और अक्का जो है वो उर्मी की स्टेप मदर इन लॉ है. वाना कौन है? तो वाना उर्मी की सिस्टर इन लॉ भी है और उर्मी की फ्रेंड भी है. सो आई होप कि जो कैरेक्टर्स है वो क्लियर हो गया होगा. सो अब हम लोग पार्ट 1 में बढ़ते हैं. ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. Detailed summary. So we are going to talk about the detailed summary of part 1.
ऑफ द नोवेल बाइंडिंग वाइन। सो पार्ट 1 में क्या देखने को मिलता है हमें, ये जो बाइंडिंग वाइन है वो स्टार्ट होता है 4 लाइन वर्स से। मीरा की ये पोएट्री है और ये मेनली फोकस क्या करता है पार्ट 1, ये उर्मी के ग्रीफ और उर्मी जो है उसे मीरा के राइटिंग्स डायरीज वगैरह पोएट्री वगैरह मिलती है। तो इस पे हमें इस पार्ट 1 में हमें ये दोनों चीजें देखने को मिलती है और इसी दोनों पे जो हमारी पार्ट 1 है वो बेस्ड है। उर्मी हैज लॉस्ट हर 1 year daughter Anusha and is inconsolable. Nothing can cheer her or divert her attention from her daughter. अब उर्मी जो पार्ट 1 स्टार्ट होता है उसमें दिखाता है कि उर्मी अपनी 1 year डॉटर जो है अनुषा, जिसे हम लोग जैसे मैंने बताया अनुराम से जानेंगे इस नोवेल में आगे, तो वो अपनी 1 year जो डॉटर है, 1 साल की जो डॉटर है उसे खो देती है और उसी के ग्रीफ में वो रहती है। और उसको मतलब होता है ना, कुछ कुछ लोग अटेंशन लेते हैं, उसको मूड थोड़ा सा ठीक करने का ट्राई करते हैं, तो कुछ भी उसे चीयर नहीं कर पा रहा था, उसका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं कर पा रहा था उसकी डॉटर से। ऑफ कोर्स उसकी 1 year डॉटर का डेथ हुआ है, शी हैज लॉस्ट हर डॉटर। The novel opens with Vana trying to soothe Urmi's ruffled nerves. She reminds Urmi of the time when she was learning cycling in Rani Durg and fell off her bike and got hurt. To this, Urmi's rejoinder is once, I must have fallen at least a dozen times. Vana feels hurt at Urmi's deliberate attempts to belittle her, um, but she continues the conversation. Urmi is sharp enough to know that Vana is trying to evoke Urmi's childhood memory of her heroic attempts to get over pain and suffering. At the mention of her girlhood days in the Rani Durg, Urmi is reminded of her grandmother Bayaji. देखो, तो जब नोवेल स्टार्ट होता है इसमें हम लोग देखते हैं वाना जो कि उर्मी की बेस्ट फ्रेंड और सिस्टर इन लॉ भी होती है। तो वो जो वाना है वो उर्मी को रिलैक्स करवाने का ट्राई कर रही होती है। तो वो उसे याद दिलाती है कि जब उर्मी छोटी थी तो वो रानी दुर्ग में रहती थी और वो साइकिलिंग सीख रही थी, तो वो अपनी साइकिल से गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी। तो इस पे उर्मी बोलती है कि मैं तो बहुत बार गिर गई थी अपनी साइकिल से। तो उर्मी जो है वो ये बात समझ रही थी दैट कि वाना जो है वो उस उर्मी के चाइल्डहुड मेमोरी के बारे, मतलब चाइल्डहुड के बारे में इसलिए बात करी है, साइकिल वाला जो बात है वो इसलिए बता रही है, उर्मी को याद दिला रही है ताकि वो उर्मी को जो है उसके हीरोइक अटेम्प्ट्स के बारे में बताए और इस तरह से जो उर्मी है अपने पेन से अपने सफरिंग से गेट ओवर कर पाए। और जैसे ही ये जो उर्मी है उसके गर्लहुड के बारे में बात होती है रानी दुर्ग में जब वो थी उसके चाइल्डहुड की, तो फिर उसे जो है अपनी ग्रैंड मदर दैट मीन्स बाया जी का याद आता है और शी रिमेम्बर्स हर डेज एट रानी दुर्ग। उन्हें जो उर्मी है उसे रानी दुर्ग के जितने भी मतलब टाइम उसने वहां पे अपने जो ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर उनके साथ रही वो उसे याद आते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही खुश थी, उसके बहुत अच्छे दिन थे जहाँ पे वो हमेशा खुश रहा करती थी। एंड हमें ये भी पता चलता है कि जब उर्मी छोटी थी तो उसके जो फादर और मदर थे उन्होंने अ, उर्मी को उसके बायाजी और आजू के पास छोड़ दिया था, बल्कि उसका जो छोटा भाई था अमृत वो अपने मम्मा पापा के साथ अपने फादर और मदर के साथ रहता था। All these pleasures vanished slowly with time. Bayaji died and then Aju and Urmi's world changed. और फिर उसे याद आता है, मतलब वो ये सब बातें याद कर रही होती कि कितनी खुश थी वो, और फिर इसमें ही भी उसे ये बात याद आता है कि सारी खुशियाँ जितने प्लेजर थे वो वैनिस्ड हो गए थे टाइम के साथ जब बायाजी, जब उसकी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया था। तो आजू और उर्मी का तो पूरा दुनिया ही चेंज हो गया था, मतलब वो लोग बहुत सैड हो गए थे। उर्मी वॉज फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर, हर चाइल्डहुड विद बायाजी एंड आजू वॉज हैप्पी। अब देखो उर्मी जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर की अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर थी और उसका चाइल्डहुड अपने बायाजी और आजू के साथ बहुत ही अच्छा था जहाँ पे वो बहुत ही खुश थी। लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि क्यों उसके पेरेंट्स ने उसे खुद से दूर कर दिया
और अमृत मतलब उसका जो ब्रदर है उसे अपने साथ रख लिया। एंड शी बोर अ टाइप ऑफ ग्रज अगेंस्ट हर मदर। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो अपनी मदर से गुस्सा टाइप की थी। बट द मोस्ट पेनफुल इज द चेंज ब्रॉट इन बाय अनुज डेथ। बट सबसे ज्यादा पेनफुल तो उर्मी के लिए तब हुआ जब अनु, दैट मीन्स उसकी जो डॉटर थी अनुषा, उसका डेथ हो जाता है। Urmi is under so much nervous tension that she bangs her head and against the wall and gets hurt. Amrut and Inni are worried about her state of mind, but when they show concern, Urmi reacts sharply, making it clear that she does not like to be first over. Haris examines her and finds her asthmatic. He offers to inform Kishore, but Urmi stops him. She assures them that she would recover in a couple of days, and when Amrit comes to ask her if he could now leave for Delhi, Urmi tells him categorically, I am trying to get back to normal. I know I have to go to living. With this resolution coming from Urmi, Amrit feels a little confident about his. तो देखो उर्मी जो है थोड़ी परेशान है, अपनी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा परेशान है अपनी डॉटर अनु के लिए जिसका डेथ हो चुका है। इस वजह से वो अपने बाल वगैरह खींचना स्टार्ट कर देती है, वॉल के अगेंस्ट जो है अपना सर पीटना स्टार्ट कर देती है। उसका जो ब्रदर और उसकी जो मदर होती है वो उसके लिए इतने वरिड होते हैं, वो उसके लिए कंसर्न तो दिखाते हैं, बट उर्मी तुरंत ही शार्पली रिएक्ट करती है। और फिर हरीश जो है वो बना के जो हस्बैंड है वो उर्मी को चेक करते हैं और फिर उसे एंड ही फाइंड्स हर एस्थमेटिक। ही ऑफर्स टू, फिर जो है जो हरीश है वो बोलते हैं किशोर को इस बारे में हमें बताना चाहिए, बट उर्मी जो है वो मना कर देती है, रोक देती है। और वो उन लोगों को ये एश्योर कराती है दैट कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। और फिर अमृत जो है वो आता है अपनी सिस्टर के पास कि वो अब चाहे तो वो आ सकती है उर्मी उसके साथ। वो बोलता है कि हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो जो उर्मी है वो भी उसे बताती है कि मैं नॉर्मल होने का ट्राई कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे जो है नॉर्मल लाइफ जीनी है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो इस बात पे जो अमृत है उसे थोड़ा फील आता है, मतलब कॉन्फिडेंट फील होता है अपनी सिस्टर के लिए कि हाँ अब जो है मेरी सिस्टर खुद को संभाल लेगी। After some days, Aka brings Mira's trunk containing her diaries, poems, papers, and old photographs. They all get inquisitive about this far off figure, Mira. Mira was Kishore's mother. अब देखो कुछ टाइम वगैरह बीतता है जहाँ पे जुर्मी है खुद को नॉर्मल करने की तरफ बढ़ती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, वो लोग साथ में मूवी वगैरह देखने जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद जो है आका, जो कि उर्मी की मदर इन लॉ है, स्टेप मदर इन लॉ है, वो मीरा, मीरा कौन है, वो आप कह सकते हो कि जो किशोर है उसकी रियल मदर है। और जो मीरा थी वो उर्मी की मदर इन लॉ है, एक्चुअल में मदर इन लॉ है। ठीक है, तो आका स्टेप मदर इन लॉ है एंड मीरा जो है एक्चुअल में मदर इन लॉ है। तो वो मीरा का ट्रंक लाती है, मीरा की जो है वो डेथ हो चुकी है, और आका जो है अभी मीरा का ट्रंक लाती है। उसकी उसमें ट्रंक में उसकी डायरीज, पोएम्स, पेपर्स और सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं। तो मीरा के बारे में अभी तक हमें नहीं पता था, ना ही उर्मी को पता था, बट जैसे ही अकल आती है तो वो एक पोयम भी सुनाती है मीरा की। उसके बाद सबको काफी अच्छा लगता है वो पोयम। और जो फिर उर्मी है वो मीरा के जितने भी पोम वगैरह, डायरी वगैरह थे उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाती है, एंड उर्मी गेट्स इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम टू सी व्हाट दे कंटेन। हाँ, तो उस डायरीज पोएम वगैरह में क्या क्या है। मीरा जो है वो मर चुकी थी, एंड व्हेन किशोर वाज इन्फेंट, कब मरी थी, जब किशोर जो था वो एक इन्फेंट था। और फिर किशोर के जो फादर थे उन्होंने अका यानी कि जो उर्मी की स्टेप मदर इन लॉ है उससे मैरी किया, सो दैट की जो इन्फेंट किशोर है, मतलब जो छोटा सा बच्चा, जब किशोर छोटा एक इन्फेंट था तो उसे एक मदर मिल पाए। दैट मीन्स अक्का जो है वो उर्मी की स्टेप मदर इन लॉ है, और मैंने पहले ये मेंशन कर दिया। तो उर्मी रियलाइजेस दैट अक्का वाज ब्रॉट एज अ ब्राइड ओनली टू बी अ मदर टू किशोर। फिर उर्मी को ये रियलाइज होता है कि अक्का जो उसकी स्टेप मदर इन लॉ है वो
एज अ ब्राइड तो लाई गई थी, लेकिन सिर्फ किशोर की मदर बनाकर। एंड उर्मी कैन नाउ रिकास्ट आकाश लवलेस मैरिड लाइफ। अब उर्मी जो है वो अक्का की अब लवलेस मैरिड लाइफ को रिकास्ट कर सकती थी। और फिर वो जो अक्का है उसके लिए सॉरी भी फील करती है। कौन सॉरी फील कर रही है यहाँ पे? उर्मी। From the letters and diaries, Urmi understands the pain of Meera. While reading, Urmi recreates Meera's life, her aspirations, failures, fears, and desires. Meera's problem is the obsessive love of her husband. तो देखो, जो भी लेटर्स डायरीज वगैरह थी, पेपर्स वगैरह थे, उससे उर्मी जो है मीरा के पेन को समझती है। जहाँ पे मीरा ने सब कुछ अपना जितना भी इंटीमेट फीलिंग्स था वो सब कुछ उस डायरी में लिखा था। और जब उर्मी उस रीडिंग डायरी जो था उसे रीड कर रही थी, तो उसने मीरा के लाइफ में मतलब जितने भी उसके एस्पिरेशन, फेलियर्स, फियर्स हो या डिजायर हो, सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। तो वो सब उसने पढ़ा और फिर उसे मीरा का जो पेन था वो उसने समझा। मीरा की प्रॉब्लम क्या थी? तो मीरा's प्रॉब्लम इज द ऑब्सेसिव लव ऑफ हर हस्बैंड. She was not happy in her marriage because her husband's love was a trap. It did not give her individual freedom but suffocated her by overriding passion. तो देखो, मीरा की यहाँ पे बात हो रही है। मीरा जो थी वो अपने मैरिज लाइफ में खुश नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड का जो लव था वो एक ट्रैप था। वो एक इंडी मतलब फ्रीडम नहीं था उसके पास, मीरा के पास वो फ्री नहीं थी कह सकते हो। बट वो मतलब कह सकते हो कि एक ट्रैप, जैसे कि एक बर्ड है उसे आप किसी केज में बंद कर दो, तो वैसा ही फीलिंग जो है उर्मी उर्मी मीरा का था। पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है विथ उर्मी रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड कमेंटिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रूथ। So besties, this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care and bye-bye.